अच्छा लेक्चर आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम काफ़ी डिस्टर्ब इन्वायरमेंट में आपका लेक्चर हुआ था, ठीक है? तो काफ़ी सारे बच्चों मैम को जी मैम ये आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन आएगा? हाँ जी, फिशन और फ्यूजन से रेलिवेंट कैलकुलेशन कोई छोटी मोटी, या मैंने आपको कहा कैलकुलेशन पूरी ना ऐड करें, आंसर को डिस्कस करें सिर्फ। अच्छा मैम, ये आपने जो लास्ट टाइम इस लेक्चर का मतलब फर्स्ट चैप्टर का जो एंड वाला लेक्चर है ना, वो हाँ रिकॉर्डिंग जी, की बजाय आप स्लाइड में भेज, वो रिकॉर्डिंग की बजाय आप स्लाइड्स में भेज देना। चलें ठीक है, मैं कर देती हूँ। ओके। अच्छा, ये है आपका चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम जो है वो कनेक्टिविटी इशू की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस इसमें हुई थी। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा इसको शॉर्टली जो है रिवाइज कर देती हूँ। जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी वहाँ पे मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हम सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 2 की बात कर रहे थे, जिसमें हमने एड्सॉर्प्शन को स्टार्ट किया था। ठीक है, और एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपके पास जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, उसके अंदर आपको मॉलिक्यूल्स जो है वो इस फॉर्म में नजर आते हैं। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपके ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटीन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन शो करते हैं। ठीक है, और अगर आप सरफेस और बल्क का जो पार्टिकल है उसको कंपेयर करते हैं, तो जो सरफेस में मॉलिक्यूल होगा, इंटीरियर से मैं लूंगी, उसके आसपास मॉलिक्यूल्स का एनवायरनमेंट कोई और होगा, और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उसके आसपास मॉलिक्यूल्स का एनवायरनमेंट कोई और होगा। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि ये आपके पास एक लिक्विड है, तो ये उसका इंटीरियर है, उसकी बल्क है। ये लास्ट टाइम क्लियर हो गया था? यस मैम। ठीक है, ये उसकी बल्क है, और आपने कहा था ये उसके इंटीरियर में होती है, और एक उसकी सरफेस है जहां से आपका लिक्विड डायरेक्टली एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने फिर ये नोट किया था कि ये जो आपकी सरफेस है या बल्क है, अगर मैं बल्क का मॉलिक्यूल लेती हूँ तो उसके एक साइड पे इस मॉलिक्यूल के हर तरफ उस जैसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने उसको सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको देना चाहूँ, तो क्या होगा कि जितनी मेरे पास अपवर्ड फोर्सेज हैं उतनी ही डाउनवर्ड फोर्सेज। अगर मैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, तो जितनी मेरे पास अपवर्ड फोर्सेज हैं उतनी ही मेरे पास डाउनवर्ड फोर्सेज हैं। ठीक है, तो अगर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल कर देंगी, और सिचुएशन वही होगी जो टग ऑफ वार में आपके पास होती है कि रस्से के एक तरफ भी 20 आदमी है, दूसरी तरफ भी 20 है। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, जब दोनों रस्से को अपनी तरफ इक्वल पावर से खींचते हैं, तो रस्सा किसी की तरफ भी मूव नहीं करता बल्कि दरमियान में रहता है। तो आप इसको एक तरफ से भी जो है वो आपके पास अगर आप देखें तो 3 मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड से भी 3 मॉलिक्यूल्स, तो दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी क्वांटिटी इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इस मॉलिक्यूल के ऊपर लगने वाली जो आपके पास नेट फोर्स होगी वो 0 होगी। ठीक है, अब नेट फोर्स हमने जो है वो देख लिया कि जो बल्क या इंटीरियर का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर 0 है। अब हम देखते हैं सरफेस का मॉलिक्यूल। अगर मैं सरफेस का मॉलिक्यूल लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि डाउनवर्ड, तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो उसको और मॉलिक्यूल्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए कोई और मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। नजर आ रहा है कोई मॉलिक्यूल? नो। ठीक है, अब उसके रिजल्ट में क्या होगा कि रस्से के एक तरफ तो 10 लोग हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, तो रस्सा किधर जाएगा? 10 लोगों की तरफ। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा लोग हैं। अब इस पे क्या होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपके पास फोर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपवर्ड डायरेक्शन में तो एयर है। ठीक है, वहां पे तो आपके पास कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्या होगा कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो विनर होगी, और आपकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स शो करेंगे। ठीक है, नेट डाउनवर्ड फोर्स शो करेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये हर मॉलिक्यूल के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है ये आपके पास एक सिंगल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो जो आपने वेक्टर एडिशन पढ़ी हुई है अपनी फिजिक्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप देखें आपके पास एक नेट डाउनवर्ड फोर्स होगी जो इस पूरी सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से जो कि आपके, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब इसी तरह की एक डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सरफेस पे एक डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, जिसको हमने थर्ड सेमेस्टर में जब आपने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी तो आपने इसको सरफेस टेंशन कहा था।
अब इस सरफेस टेंशन के रिजल्ट में क्या है कि सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो एक फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो एक नेट डाउनवर्ड अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं ओवर दी होल सरफेस। जहाँ पे भी आपकी सरफेस होती है पूरी सरफेस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जो है वो क्रिएट हो रही है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पे दो फेजेस, जैसे ये लिक्विड फेज है और ये गैशियस की दो फेजेस इंटरेक्ट करती हैं, उन उसका जो बॉर्डर होता है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, जैसे जहाँ पे आपका ये लिक्विड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट है उसको हम कह रहे हैं इंटरफेस। क्लियर? अच्छा, अब इस डॉट फोर्स की वजह से क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को अगर आप क्लोज से ऑब्जर्व करें तो आपको जो है उसके अंदर एक स्ट्रेच फील होगा। ठीक है, आप किसी भी लिक्विड को अगर क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं फील होगा। उसकी वजह यह है कि इस लिक्विड पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स है, लेकिन अब क्या होगा उसके में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड की सरफेस की करवाते हैं तो इसके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है कि एक डेफिशिएंसी है फोर्सेस की। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि हर मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, इसी तरह फिजिकल स्टेबिलिटी भी मॉलिक्यूल्स का फाइनल गोल है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स चाहते हैं कि एक साइड पे उसके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर दूसरी साइड पे भी उतनी ही हो और आपके पास जो टोटल फोर्सेस है वो बैलेंस हो। क्लियर है? आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में इम्बैलेंस फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, तो क्या होगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस पे आप जो भी सब्सटेंस जो है उसको फॉल करवाएंगे वो इस सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाएगी। ठीक है, और स्टिकिंग किस वजह से हो रही है? क्योंकि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स है जो इस कंपोनेंट को नीचे लेके जाना चाहती है। अब ये कंपोनेंट नीचे, जैसे ये आपके पास एक कॉइन आपको नजर आ रहा है, ये कॉइन नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन जो सरफेस के ऊपर इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से जो एक अट्रैक्शन क्रिएट हुई है ये सरफेस के ऊपर जाके स्टिक कर जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो सरफेस होती है किसी भी मटेरियल की, उसकी जो आपके पास कंपोजिशन होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके रिएक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, वो बल्क से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और उन सारे इंटरेक्शंस को, उन कॉम्पोजिशंस को, उन रिएक्शंस को समझने के लिए आपके पास केमिस्ट्री की जो ब्रांच यूज होती है उसको हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर? क्लियर हो गया क्लास? आवाज आ रही है ना? जी मैम। अच्छा, अब जो है ये देखें, ये आपके पास एक सरफेस है जिसपे आप एक डाउनवर्ड जो है वो स्ट्रेच फील कर सकते हैं। लिक्विड को आप क्लोज से देखें आपको एक स्ट्रेच फील होगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये आपके पास जो सरफेस है इस लिक्विड की, इसके अंदर एक खिंचाव है और उस खिंचाव वजह से आपके पास ये जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स इसके ऊपर फॉल करवाए हैं वो सारे के सारे स्टिक कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सरफेस टेंशन से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, लिक्विड की सिम बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो क्रॉल कर सकते हैं। हालांकि उनको डूब जाना चाहिए लेकिन वो डूबते नहीं है, बल्कि सरफेस के ऊपर जो है वो एक ऐसी टेंशन अवेलेबल है आपके पास, एक ऐसा स्ट्रेच अवेलेबल है जो किसी भी इंसेक्ट को ड्राउन नहीं करने देता, डूबने नहीं देता, बल्कि उसको सरफेस के ऊपर क्रॉल करने में हेल्प देता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपके पास ये इंसेक्ट है या ये जो पिन है ये सरफेस के साथ स्टिक हुई हुई है और ये उसकी फोर्स की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से है जो सरफेस पे सरफेस मॉलिक्यूल्स की इम्बैलेंस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है। इसके अलावा अगर आप ऑयल जो है उसको वाटर की सरफेस के ऊपर फॉल करवाते हैं तो आपको इस तरह का एक कलर पैटर्न नजर आता है। उसकी वजह यह है कि वो ऑयल जो होता है वो वाटर की सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाता है और वहां पे एक फिल्म बनाता है। ठीक है, और वो फिल्म के जो है वो लाइट के 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करती है और आपको एक जो है वो फिल्म के अंदर 7 कलर्स की रेनबो नजर आती है। ठीक है, तो ये जो सारे आपके पास एविडेंसेस हैं वो आपको ये बताते हैं कि सरफेस के ऊपर एक ऐसी फोर्स मौजूद है जो किसी भी मटेरियल को अपनी सरफेस के ऊपर स्टिक होने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, और ये सरफेस के ऊपर जो फोर्स मौजूद है जो किसी भी मटेरियल को स्टिक करने में हेल्प करती है अपनी इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से, ठीक है, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन की समझ आई है? एड्सॉर्प्शन क्या है? किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी मटेरियल की सरफेस के ऊपर किसी और मटेरियल की स्टिकिंग, या किसी भी सरफेस के ऊपर किसी और मटेरियल की एडिहेशन, या किसी भी सरफेस के ऊपर किसी और मटेरियल के मॉलिक्यूल्स का आके बाइंड कर जाना, इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन।
ठीक है। और इससे रेलिवेंट आपकी केमिस्ट्री की जो ब्रांच है जिसमें आप इसको स्टडी कर रहे हैं, इस एड्जॉर्प्शन की कंपोजिशंस को, इसके फैक्टर्स को जो इसको कंट्रोल करते हैं और इसके रिजल्ट में किस किस्म के आपके पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम कह रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर? डेफिनेशन समझ आ गई आपको एड्जॉर्प्शन की? जी मैम आ गई है। कि एक सरफेस का दूसरी सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाना उस सरफेस की इम्बैलेंस फोर्सेस की वजह से। अच्छा, अब ये देखें आपके पास ये एक सरफेस है, उसके ऊपर जो है वो आपके पास उस तरह की इम्बैलेंस फोर्सेस मौजूद थी, तो आपने एक मटेरियल को उसके ऊपर फाल करवाया तो वो आके उसके ऊपर स्टिक कर रहा है उसी तरह। तो एडजॉर्प्शन के फिनोमेना की वजह से क्या होता है कि एक मटेरियल किसी सरफेस के ऊपर जाके एडिहेशन शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है या बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है। और इसमें आपका जो मटेरियल है जो शो करता है वो आपके पास एटॉमिक मटेरियल हो सकता है, किसी एक मटेरियल के एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिजॉल्व सॉलिड हो सकता है, जो किसी भी सरफेस के ऊपर जाके स्टिक कर सकता है। और सरफेस में भी आपके पास जो है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल हैं, जो यहाँ पे तो मैंने आपको लिक्विड शो किया है, लेकिन आपके ये जो सारे मटेरियल्स हैं ये किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर भी स्टिकिंग शो कर सकते हैं, लिक्विड सरफेस पे भी शो कर सकते हैं और गैसियस सरफेस पे भी शो कर सकते हैं। तो किसी भी मटेरियल का, चाहे वो आपके पास एटॉमिक मटेरियल है, आयोनिक है, गैसियस है, लिक्विड है या फिर डिजॉल्व सॉलिड है, उसका किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस की सरफेस के ऊपर जाके स्टिक करना या एडिहेशन शो करना, ये एड्जॉर्प्शन है। क्लियर? जी मैम। ठीक है। और इसका आपके पास फाइनल इसके पीछे मोटिवेशन क्या है कि जो हर सरफेस है वो अपनी सरफेस मॉलिक्यूल्स के जो इम्बैलेंस फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करना चाहती है। ज़ाहिर है डाउनवर्ड में फोर्सेस हैं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आके कोई मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो जितनी आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस हैं इतनी ही अपवर्ड में फोर्सेस होंगी, और उस मॉलिक्यूल के ऊपर अप एंड डाउन एक्ट करने वाली फोर्सेस जब क्वांटिटी में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। तो अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो अपनी सरफेस के ऊपर और मॉलिक्यूल्स को स्टिक करेगा। क्लियर? ठीक है। और ये है आपके पास डेफिनेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है। एड्जॉर्प्शन जो है वो आपकी यहाँ से क्लैरिफाई हो जानी चाहिए, जो हमने आपका पहला टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है। अब जो एड्जॉर्प्शन है आपकी, ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है। ये देखें, ये आपके पास एक ग्लास विंडो है और इसके ऊपर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आके स्टिक किए हुए हैं। ठीक है। तो ये जो आपके पास वाटर क्लैंग हो जाता है किसी ग्लास विंडो के ऊपर, ये भी आपके पास डेली लाइफ में एड्जॉर्प्शन की एक एग्जांपल है। क्लियर है? यस मैम। और इसके अलावा ये जो आप के फैब्रिक्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स होते हैं, यस स्पेशली मैम। लड़कियों को बड़ा एक्सपीरियंस होता है डाइस करवाना दुपट्टे या फैब्रिक को, तो वो क्या होता है कि फैब्रिक की सरफेस के ऊपर आपकी जो डिफरेंट कलर की डाइस होती हैं वो आके स्टिक कर जाती हैं, और ये भी आपके पास एक एडिहेशन का फिनोमेना है। ठीक है। जो एड्जॉर्प्शन के अंडर आता है, ये भी आपके पास एड्जॉर्प्शन की एक एग्जाम्पल है, किसी भी फैब्रिक की सरफेस के ऊपर आके किसी डाई का स्टिक कर जाना। ठीक है। और एड्जॉर्प्शन की ये आपके पास एक बड़ी कलरफुल और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इसमें अब आपने क्या करना है कि ये सरफेस केमिस्ट्री में कुछ आपकी टर्मिनोलॉजी है उसको आप देखेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्योंकि वो टर्म्स आपकी सरफेस केमिस्ट्री में बार बार यूज होंगी, इसलिए पहले हम उनको बेसिक लेवल पे जाके जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी आपके पास जो सरफेस होती है उसके ऊपर आके आपके मालिक किसी भी और मटेरियल के मालिक्यूल्स जो है वो आके स्टिक कर जाते हैं। अच्छा, जो मालिक्यूल्स किसी सरफेस के ऊपर आके स्टिक करते हैं उनको हम कहते हैं एड्जॉर्बेट। ठीक है। और जिस सरफेस के ऊपर स्टिक करते हैं उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। इन दोनों टर्म्स की समझ आई? जैसे मैं आपको कहती हूँ कि वाटर जो है वो ग्लास विंडो के ऊपर आके एड्जॉर्ब करता है, तो जो ग्लास विंडो है वो आपका एड्जॉर्बेंट है और जो वाटर है वो आपका एड्जॉर्बेट है। क्लियर? जी मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर भी क्लैरिफिकेशन है कि एक सब्सटेंस जो कि एड्जॉर्ब होती है किसी मटेरियल पे वो आपका एड्जॉर्बेट है एड्जॉर्प्शन के फिनोमेना में,
और दूसरा जो है वो है आपका एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास एक स्फेरिकल मटेरियल है जिसकी सरफेस के ऊपर आके ये आपके पास कुछ बॉल्स जो है वो स्टिक कर रहे हैं। तो ये जिस सरफेस के ऊपर आके स्टिक कर रहे हैं वो एड्सॉर्बेंट है, ये एड्सॉर्बेट है, और ये ओवरऑल आपके पास जो प्रोसेस है उसको हम कह रहे हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन जो है वो आपके पास एक सरफेस फिनोमेना है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि जो स्टिकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर टेक प्लेस करती है, क्योंकि सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो इम्बैलेंस्ड है फोर्सेस में, और सिर्फ उनको अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए अपनी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ अटैच करने की जरूरत है, तो वो अपनी सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उनको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमेना है। जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे एड्सॉर्प्शन की तो आप मेंशन करेंगे दैट दिस इज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, लेकिन एक और चीज जो यहाँ पे आपने क्लेरिफाई करनी है कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। एड्सॉर्प्शन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में अभी आपने पढ़ा है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो जस्ट सरफेस के ऊपर आके स्टिक कर जाते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स बल्क के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे स्टिक कर रहे हैं एड्सॉर्प्शन के केस में, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बल्क के अंदर जाके पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? यस। ठीक है, तो ये आपके पास एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है। सपोज ये आपके पास एक सरफेस है जिसके ऊपर आके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो आके स्टिक कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस के ऊपर स्टिकिंग है इसको हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन, और अगर वो इंटरनली मूव कर जाता है तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब ये आपके पास एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की एक क्लैरिफाइड डायग्राम है। एड्सॉर्प्शन में क्या हुआ कि आपके मॉलिक्यूल्स जो थे वो सरफेस की सिर्फ एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर आके स्टिक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके बल्क के अंदर भी जाके मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। अच्छा, सॉर्प्शन में क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूल पहले सरफेस के ऊपर आता है, एड्सॉर्ब करता है। ठीक है, एड्सॉर्ब होता है पहले सरफेस के ऊपर, पूरी सरफेस को ऑक्यूपाई करता है, और एड्सॉर्ब होने के बाद क्या करता है कि वो बल्क के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी एड्सॉर्प्शन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, पहले एड्सॉर्प्शन हुई है और एड्सॉर्प्शन के बाद जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे स्टिक हुए थे उन्होंने एब्सॉर्ब होना शुरू कर दिया है, उन्होंने बल्क के अंदर मूव करना शुरू कर दिया है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्प्शन। Where adsorption followed by absorption is called sorption. Sorption समझ आ गई? यस। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। ऑक्लूजन में क्या होता है कि अगर आपकी जो एड्सॉर्प्शन है वो कुछ इस तरह से हो रही है कि आपकी गैसेस, आपकी कोई गैस किसी मेटल की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो रही है। अगर आपकी गैस किसी मेटल की सरफेस के ऊपर जाके एड्सॉर्ब हो रही है तो उसको हम कहते हैं ऑक्लूजन। ठीक है, जैसे निकल, आपने वो एक हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा, इसमें निकल की सरफेस के ऊपर आके हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होती है, तो वो आपके पास ऑक्लूजन है। अच्छा, अब ये जो आपके पास इंटरफेसेस हमने कहा था कि जहाँ पे एक मटेरियल जो है वो दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करता है, या फिर आपके पास जी मैम पिछली स्लाइड दिखाइएगा वो लिखने में। हाँ जी जी मैम बस वो लिखना था, आप स्किप करिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस हैं, क्योंकि आपने कहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड, आपकी जो इंटरफेस है या आपका जो बल्क है वो सॉलिड फेज में हो सकती है, लिक्विड फेज में हो सकती है, गैसियस फेज में हो सकती है। इसी तरह जो आपका मटेरियल एब्जॉर्ब हो रहा है वो भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो इस बेस पे हमारे पास जो इंटरफेसेस होती हैं या सरफेसेस होती हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स पॉसिबल हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपका जो एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, यानी जैसे अभी हमने देखा था कि ग्लास विंडो के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आके कॉम्युलेट कर रहे हैं, तो वो विंडो जो है वो आपका एड्सॉर्बेंट है, और ग्लास विंडो जो है वो आपका एड्सॉर्बेंट है और वो सॉलिड है। ठीक है, और जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में दिखाया है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर आकर एड्सॉर्प्शन हो रही थी। तो आपका जो एड्सॉर्बेंट है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। इसी तरह जो आपका एड्सॉर्बेट है उसके लिए भी तीनों फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल। ठीक है, अब आपका जो सॉलिड है वो सॉलिड के ऊपर भी जाके एड्सॉर्ब हो सकता है। ठीक है, आपका सॉलिड लिक्विड पे भी एड्सॉर्ब हो सकता है, आपका सॉलिड गैस पे भी एड्सॉर्ब हो सकता है। इसी तरह अगर आप लिक्विड को लेते हैं तो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के साथ एड्सॉर्ब हो सकता है, और गैस के पास भी सॉलिड और लिक्विड के ऊपर एड्सॉर्ब होने की कैपेबिलिटी है। सिर्फ गैस के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका एड्सॉर्बेट भी गैस हो और एड्सॉर्बेंट भी गैस हो। इसके अलावा आपके पास एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अलावा के लिए ऑल पॉसिबिलिटीज फिजिकल स्टेट्स की जो है वो पॉसिबल है।
तो अब इस बेस पे क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि आपका एक सॉलिड सॉलिड के ऊपर जाके एड्सॉर्ब कर रहा हो। इस केस में वो जो आपका बॉर्डर होगा दो सॉलिड्स का जो आपस में एड्सॉर्प्शन शो कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सॉलिड सॉलिड इंटरफेस। अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड के ऊपर जाके एड्सॉर्ब कर रहा है, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आपने जो है वो थोड़ा सा फ्लोर लिया है, ये जो आटा होता है घर में जिससे हम रोटी बनाते हैं, अगर आप उसको पानी की सरफेस के ऊपर फाल करवाते हैं तो पानी आपका लिक्विड है और वो जो फ्लोर है आप पर ऊपर आपका वो सॉलिड है। ठीक है, तो वो जो इन दोनों का बॉर्डर होगा उसको मैं कहूंगी सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। इसी तरह आपके पास सॉलिड गैस इंटरफेस हो सकती है, लिक्विड गैस इंटरफेस हो सकती है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस हो सकती है। ठीक है, तो आपके पास इंटरफेस की ये 5 टाइप्स जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमन है आपके पास वो है गैस सॉलिड इंटरफेस। क्लियर? जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन ऑब्जर्व की गई है या सबसे ज्यादा जो एड्सॉर्प्शन स्टडी की गई है वो गैस सॉलिड इंटरफेस पे की गई है, और आगे आप जितनी भी डिटेल्स पढ़ेंगे वो मोस्टली आपके पास गैस सॉलिड इंटरफेस से रेलिवेंट होंगी। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके पास जो एड्सॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसमें जो भी फैक्टर्स पढ़ेंगे क्लास आपने माइंड में रखना है कि वो हमने गैस सॉलिड इंटरफेस के रिस्पेक्ट से पढ़ने हैं। गैस सॉलिड इंटरफेस को अपने माइंड में रखते हुए आपने फैक्टर्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो अगर मैं गैस सॉलिड इंटरफेस को अपने माइंड में रखती हूँ तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं मेरे पास? एक है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है या कोई और मटेरियल आके स्टिक कर रहा है उसकी सरफेस कितनी है, उसकी नेचर क्या है, एड्सॉर्बेट की नेचर क्या है, एड्सॉर्बेंट की नेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है आपके पास एड्सॉर्बेट की, टेम्परेचर कितना अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए और प्रेशर कितना अवेलेबल है। ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके पास जो इफेक्ट करेंगे एड्सॉर्प्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, अब अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट को देखती हूँ तो एड्सॉर्बेंट आपने कहा था कि ये वो सरफेस है जहाँ पे आके एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस करती है। वही वाली एग्जांपल आप अपने माइंड में रखें कि एक विंडो है, उसके ऊपर आके आपके पास जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो अगर एड्सॉर्ब कर रहे हैं तो आपकी जो ग्लास विंडो है वो आपकी एड्सॉर्बेंट है। उसके कहने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी, यानी विंडो छोटी होगी तो एड्सॉर्प्शन कम होगी, विंडो बड़ी होगी तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। इस बात की समझ आई? कि जो आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा। जितनी बड़ी सरफेस आपको अवेलेबल है उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अगर हम कह रहे हैं कि सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, तो सपोज ये आपके पास एक सरफेस है। ठीक है, ये आपका सपोज कोई लिक्विड है जो किसी कंटेनर के अंदर क्लोज है और ये उसकी सरफेस है। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्ट्रेट सरफेस और एक मैं कहती हूँ कि कर्व सरफेस है। यानी आपने सपोज वो कंक्रीट या सीमेंट जो होता है उसको आपने दो कंटेनर्स के अंदर डाला है, एक के अंदर आपने थोड़ा बैलेंस करके ऊपर से उसको डाला है और एक के अंदर आपने ऐसे ही अंदर उसको फेंक दिया लेकिन आपने उसको बैलेंस नहीं किया। तो आप अगर उसकी सरफेस को माइक्रोस्कोप से क्लोज से देखेंगे तो आपको ऐसी नजर आएगी। तो सरफेसेस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, स्ट्रेट की हो सकती हैं और कर्व की हो सकती हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? कर्व्ड का मैम। कर्व्ड का। कर्व का। आपके पास जितनी भी कर्व्ड सरफेसेस होती हैं उनका स्ट्रेट सरफेस से सरफेस एरिया ज्यादा होता है और वहां पे एड्सॉर्प्शन जो है वो स्ट्रेट सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, अब जैसे ये मैं आपको बताती हूँ कि कोई सरफेस है वो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट है और कोई सरफेस ऐसी है जिसके अंदर पोर्स बने हुए हैं। ठीक है, पोर्स बने छोटे छोटे, उसके अंदर जो है वो सुराख बने हुए। ठीक है, तो वो सुराख का एरिया भी उसके सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। ठीक है, उस सरफेस का जितना भी एरिया डायरेक्टली एक और फेज के साथ इन कांटेक्ट होगा वो उसका सरफेस एरिया काउंट होगा। तो स्ट्रेट सरफेस के कंपैरिजन में आपके पास जो कर्व सरफेसेज हैं, जो पोर्ड सरफेसेज हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो पोर्ड सरफेस है उसको आपने जब स्ट्रेट सरफेस से कंपेयर किया उसका सरफेस एरिया उससे ज्यादा था। ठीक है, ये आपके पास एक चारकोल है। ठीक है, चारकोल का पता है ना? जी चारकोल का मैम पता पता है? है। ये जो कोयला होता है कॉमन, इसकी ना सरफेस पोरस होती है। इसकी सरफेस पोरस होती है, पोर्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आप इसकी पोर्स की सरफेस जो है उसकी बेस पे आप देखें कि ये डायरेक्टली अप टू विच एक्सटेंट जो है आपके एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के साथ इन कांटेक्ट है, तो इसका सरफेस एरिया एक स्ट्रेट सरफेस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा कोल का सरफेस एरिया जो है वो काउंट किया जाता है। और क्यों काउंट किया जाता है आपके पास? क्योंकि इसके अंदर पोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इस चारकोल का 1 ग्राम लें तो इसके अंदर आपके पास ऑलमोस्ट 500 मीटर क्यूब का एरिया होता है इसके 1 ग्राम में।
1 ग्राम में 500 मीटर क्यूब का एरिया है। समझ आई है बात की? और किस वजह से है उसके अंदर? क्योंकि बहुत सारे पोर्स हैं, उस वजह से। उसके पास हर जगह पे कर्व सरफेस है, इस वजह से। क्लियर? जी मैम। तो इस पे जो एड्सॉर्प्शन होगी वो आपके पास किसी भी स्ट्रेट सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो था सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बमेंट। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। उसमें आपने ये देखा कि अगर आपकी दो स्ट्रेट सरफेसेज हैं, ठीक है, अगर आपकी दो स्ट्रेट सरफेसेज हैं तो स्ट्रेट सरफेसेज में आपके पास जो है वो आपने ये देखना है कि जितना ज्यादा आपके पास जो है वो सरफेस एरिया होगा, एक छोटी विंडो है एक बड़ी विंडो है, तो बड़ी विंडो के ऊपर डेफिनेटली जो एड्सॉर्प्शन होगी वो छोटी विंडो के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। उसके अलावा अगर आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है तो स्ट्रेट सरफेस के कंपैरिजन में उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। अगर आपकी एक पोर्ड सरफेस है तो उसकी स्ट्रेट सरफेस के कंपैरिजन में जो एड्सॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, नंबर 2 पे हम देखते हैं जो दूसरा फैक्टर एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, कि जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन आपकी जो है वो हो रही है, या जिस सरफेस के ऊपर आप जिस सरफेस की आप एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं, उन दोनों की नेचर पे डिपेंड। अच्छा मुझे बताएं एड्सॉर्बेट क्या था? जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है या जिस मटेरियल की एड्सॉर्प्शन हो रही है? जिस मटेरियल की हो रही है। जिस मटेरियल की एड्सॉर्प्शन हो रही है वो एड्सॉर्बेट है। ठीक है, अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट जो है वो सरफेस डायमेंशंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपके पास मैं आपको एक ब्लॉक दिखा रही हूँ, मुझे ये बताएं इसकी सरफेसेस कितनी है? 6 है इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, सरफेसेस कितनी हो जाएंगी? 12 हो गई। जी, और अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ 24। 24, तो क्या होता है कि जब किसी भी मटेरियल को आप उसके पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं तो उसकी जो नंबर ऑफ अवेलेबल फेसेस होती हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो आपके एड्सॉर्बेट की जितनी ओपन सरफेसेस अवेलेबल हैं उतनी ज्यादा उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन होगी, या फिर आपने उसको ब्रेक डाउन करके जितने छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया वो उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि 24 सरफेसेस के ऊपर अगर मैं किसी गैस को एड्सॉर्ब करती हूँ तो 24 फेसेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूंगी इससे पीछे तो वो 12 फेसेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं करूंगी तो वो 6 फेसेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब होगी। तो किस जगह पे ज्यादा गैस जो है वो आके एड्सॉर्ब होगी? 24 डेफिनेटली जहाँ पे 24 फेसेस अवेलेबल हैं उसको एड्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है, और यही वाला प्रिंसिपल आप वो जो कहते हैं ना नैनो केमिस्ट्री है, आप मटेरियल को ब्रेक डाउन करके नैनो रेंज में ले जाते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी मैक्सिमम सरफेसेस अवेलेबल हो। तो वो आपके पास जो नैनो केमिस्ट्री है वो भी एक सरफेस फिनोमेना है और वो भी सरफेस केमिस्ट्री में आता है, और उसमें भी आप क्या करते हैं, मटेरियल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं और आप उसको नैनो स्केल पे ले जाते हैं, इतना छोटा आप उसको कर देते हैं कि उसकी मैक्सिमम सरफेसेस जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, ये देखें आपके पास ये जो हम कह रहे थे कि जो चारकोल है पहले ही उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर आप उसको ग्राइंड करके उसको पाउडर फॉर्म में ले जाते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और वो और ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा। क्लियर? ये थी आपकी बल्क चारकोल और ये है पाउडर चारकोल, और जो आपकी पाउडर चारकोल है वो बल्क चारकोल से भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगी। अच्छा, अब ये है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट था, आपने देखा, उसके बाद आपने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट देखी। ठीक है, और अब आप देखेंगे जो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट के बाद था आपके पास एड्सॉर्बेट जो है वो आपने कहा था कि गैस है। ठीक है, अच्छा ये एड्सॉर्बेट नहीं है, ये एड्सॉर्बेंट है। ये हम स्लाइड नंबर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट आपने देखी थी, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने देखना था, ये थोड़ा आगे स्लाइड चली गई है, एक मिनट।
अच्छा ठीक है, वो कंसंट्रेशन वाली स्लाइड आगे चली गई है, चले वो पॉइंट जहाँ पे आएगा फिर हम वहीं पे उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप ये देखें आपके पास उसके बाद एडजॉर्बेट आ गया है, यानी आप जो भी मटेरियल एडजॉर्ब करवा रहे हैं किसी सरफेस पे, उसके पास किस किस्म की नेचर हो, कौन से फैक्टर्स हों उसके पास, तो वो मैक्सिमम सरफेस के ऊपर स्टेकिंग शो करेगा। तो मैंने आपको कहा था कि हम जितने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो गैस सॉलिड इंटरफेस की रिस्पेक्ट से करेंगे। तो कोई गैस जो किसी भी एडजॉर्बेट के ऊपर जाके जो है वो, या जो कि आपका एडजॉर्बेट होती है और किसी भी एडजॉर्बेंट के ऊपर जाके एडजॉर्प्शन शो करती है, वो कितनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन शो करेगी, वो उसके ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी इजी से, हाउ मच अप टू विच लेवल जो है वो आपके पास लिक्विफिकेशन शो कर सकती है। ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस जो है वो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि गैस कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में किसी सरफेस के ऊपर जाके एडजॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास लिक्विफिकेशन का प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं जनरली, कैसे डिफाइन करते हैं लिक्विफिकेशन को, पढ़िए कभी। लिक्विफिकेशन क्या होती है क्लास? जी मैम, मैम ये गैस क्या का होती है? गैस का लिक्विड पे लिक्विफिकेशन। गैस का लिक्विड गैस में की कन्वर्ट हो जाना। में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी। अभी हमने कहा है कि गैस जो है वो सॉलिड के ऊपर मैक्सिमम एडजॉर्प्शन शो करती है, तो अगर गैस जो है उसकी लिक्विफिकेशन जो है वो आपके पास डिफिकल्ट है, ठीक है, यानी वो इजीली लिक्विफाई नहीं होती और ज़्यादा देर तक खुद को अपनी फिजिकल स्टेट जो कि गैसियस फेज हम अभी कह रहे हैं उसके अंदर जो है वो मेंटेन रखती है, तो उसकी जो एडजॉर्प्शन है उसकी क्वांटिटी के इंक्रीज होने का चांस है। ठीक है, और ये जो आपकी लिक्विफिकेशन होती है ये डिपेंड करती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है जिसपे आपकी कोई भी सब्सटेंस